जो समस्या भारत में हो जापान में क्यों नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे, रामकृष्ण की धरती भारत, महावीर की धरती भारत, गौतम बुद्ध की धरती भारत, हनुमान जी की धरती भारत, शंकराचार्य जी, 10 गुरु, सब कुछ तो भारत में ही है। फिर इतनी सारी समस्याएं भारत में क्यों हैं और जापान में क्यों नहीं है? दुनिया में सबसे ज़्यादा नेता भारत में, सबसे ज़्यादा अभिनेता भारत में, सबसे ज़्यादा लेखक भारत में, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी भारत में, सबसे ज़्यादा पत्रकार भारत में, सबसे ज़्यादा कलमकार भारत में, सबसे ज़्यादा यूट्यूबर भारत में, सबसे ज़्यादा मठ मंदिर भारत में, सबसे ज़्यादा पंडा पुजारी भारत में, सबसे ज़्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज़्यादा आचार्य भारत में, सब कुछ सबसे ज़्यादा। दुर्भाग्यवश सबसे ज़्यादा घूसखोरी भारत में, सबसे ज़्यादा कमीशनखोरी भारत में, सबसे ज़्यादा जमाखोरी भारत में, सबसे ज़्यादा मिलावटखोरी भारत में, कालाबाजारी भारत में, मुनाफाखोरी भारत में, नशा तस्करी भारत में, मानव तस्करी भारत में, सोना तस्करी भारत में, चंदन तस्करी भारत में, अलगाववाद भारत में, आतंकवाद भारत में, माओवाद नक्सल भारत में, जिहाद भारत में, मजहबी उन्माद भारत में, पत्थरबाजी भारत में, आगजनी भारत में, घटतौली भारत में, नक्काली भारत में, माफिया राज भारत में, गैंगस्टर भारत में, एयर पोल्यूशन भारत में, वाटर पोल्यूशन भारत में, दूध दही में मिलावट भारत में, तेल सब्जी में मिलावट भारत में, फर्जी, सबसे ज़्यादा फर्जी डॉक्यूमेंट भारत में बनते हैं, सबसे ज़्यादा फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, सब कुछ भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा बहन बेटियां भारत में गायब होती हैं। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब होती हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख मिल जाती हैं, 3.5 लाख मिलती नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में होता है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण होता है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण होता है। दुनिया में इतना कहीं नहीं होता। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं, 5 करोड़। मेरी PIL चल रही है। जो जितने आंकड़े आपको बता रहा हूँ सब मैं एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट को दे चुका हूँ। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में, सबसे ज़्यादा अवैध पाकिस्तानी भारत में, अवैध अफगानिस्तानी भारत में, अवैध रोहिंग्या भारत में, अवैध बांग्लादेशी भारत में। क्यों? सबसे ज़्यादा जमीन विवाद भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा जमीन विवाद में मरने वालों की संख्या भारत में। साल में 5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में जाते हैं। प्रतिवर्ष 2 लाख लोग जमीन विवाद में मर जाते हैं। भाई भाई को मारता है, पिता भाई को मार देता है, चाचा भतीजे को मार देता है। क्यों? क्या गड़बड़ है? आखिर क्या कारण है कि सिंगापुर में सतयुग है और भारत में कलयुग है? क्या कारण है जापान में सतयुग है और भारत में कलयुग है? जो समस्याएं भारत में, इसमें कोई भी हमको लाइलाज दिखती नहीं है। जो समस्याएं भारत में, इसमें कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। तो फिर समस्याएं भारत में क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हो रही है। अभी इसके पहले बहुत अच्छा, जब सब लोग यहाँ पे कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था जिस तरीके से यहाँ मंत्रोच्चारण हो रहा था, दुर्योधन का ननिहाल गंधार में ये मंत्रोच्चारण क्यों बंद हो गया? राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी वो पेशावर बन गया, ये मंत्रोच्चारण क्यों बंद हो गया? तक्षशिला जहां आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, रावलपिंडी बन गया, वहां मंत्रोच्चारण क्यों बंद हो गया? अच्छा बाकी तो छोड़ो, दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया, राजा भरत का ननिहाल कैकेयी पाकिस्तान बन गया, ठीक है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, मलद्वीप मालदीप बन गया, पिछले 2000 साल में 25 टुकड़े हो गए, पिछले 200 साल में 60 टुकड़े हो गए। अभी वर्तमान भारत की क्या स्थिति है? उस पर मेरी PIL चल रही है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी 25% जिलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए, यानी 25% तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी बॉर्डर के 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। इस पे चिंतन हो रहा है क्या? जोर से बोलिए जरा। इस पे चर्चा हो रही है क्या? नहीं। और एक बात याद रखिए, आपका अगर कर्म समान होता है तो फल भी समान होता है। फल तब बदलता है जब कर्म बदलता है। बहन जी तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट के, उनको अच्छी तरीके से समझ रही है। जब तक कर्म नहीं बदलता तब तक फल नहीं बदलता।
तो जो हमारे पूर्वजों ने किया अगर वही हम भी करेंगे तो परिणाम वही आएगा कि अलग आएगा? जरा जोर से बोलिए जरा। वही आएगा। इसका मतलब जो हमारे पूर्वजों ने किया वही हम भी करेंगे तो अफगानिस्तान तरीके हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे खत्म हो जाएंगे। जो हमारे पूर्वजों ने किया हम भी वही करेंगे तो पाकिस्तान तरीके हम खत्म हो जाएंगे। हमारे पूर्वज मठ मंदिर बना रहे थे, मठ मंदिर बना रहे। हमारे पूर्वज गौशाला चला रहे थे, हम भी गौशाला चला रहे। ऐसा कौन सा हम काम कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज नहीं करते थे? और जो हमारे पूर्वजों की गलतफहमी थी वो गलतफहमी हमें भी है। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीयों को 3-4 बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो गलतफहमी इसलिए है, अध्ययन नहीं है। संविधान की शपथ लेने वाले, विशेष रूप से जो संविधान की व्याख्या करने वाले हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ना उन्होंने वेद पुराण पढ़ा ना बाइबल कुरान पढ़ा, लेकिन उनका मानना है कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। ये तो वही बात हो गई, ना लड्डू खाया ना इमरती खाई, ना गुलाब जामुन खाई ना बर्फी खाई, और हम कह रहे हैं जी लड्डू बर्फी और सब एक ही जैसा स्वाद होता है। एक दूसरी गलतफहमी है, और वो गलतफहमी अभी भी चल रही है। अभी लेटेस्ट वाले केस का मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। तीसरी गलतफहमी क्या है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और सबसे बड़ा ब्लंडर यह है कि धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता, और धर्म को रिलीजन मान के बैठे हैं, रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए। इसलिए मैंने एक लेटेस्ट PIL फाइल किया है कि प्राइमरी के सिलेबस में धर्म क्या होता है और पंथ क्या होता है, धर्म क्या होता है और मजहब क्या होता है, इसको बच्चों को पढ़ाया जाए। खासतौर पे यंग जनरेशन, जिसको आजकल जेन जेड या जेन जी पता नहीं जो आप इसको बोलते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस हॉल में बैठे हुए कोई 5 व्यक्ति 5 डिफरेंस बता पाए। आपकी गलती नहीं है। आपको पढ़ाया गया कि धर्म का मतलब रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। कम से कम 25 अंतर होता है धर्म और रिलीजन में, और मोटा मोटा एक अंतर आपको बता देता हूं, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म कहता है नारी तू नारायणी, धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, धर्म कहता है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, धर्म कहता है वसुधैव कुटुम्बकम। धर्म इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन सिखाता है, और मजहब इसमें से कुछ भी नहीं सिखाता। हम कहते हैं धर्म की अधर्म का हमने कभी कहा हिंदुओं की जय हो और गैर हिंदुओं का नाश हो? जोर से बोलिए जरा। नहीं, मजहब में कहा जाता है हमारे मजहब की जय हो, जो हमारे नहीं मानते इनका नाश हो जाए। दिस इज द डिफरेंस। हम क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो। हमने कभी कहा हिंदुओं में सद्भावना हो? क्या कहते हैं? प्राणियों में। मतलब किसी पंथ को मानते हो, किसी को मानते हो, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, शैव हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो। और प्राणियों का मतलब केवल इंसान नहीं, जानवरों में भी सद्भावना हो। बैल बैल आपस में न लड़े, भैंसा भैंसा आपस में न लड़े, घोड़ा घोड़ा आपस में न लड़े, प्राणियों में सद्भावना हो। दूसरी तरफ क्या कहते हैं? मुस्लिम ब्रदरहुड। भाईचारा किसमें सद्भावना किसमें हो? हमारे वाले में। क्रिश्चियन ब्रदरहुड, क्रिश्चियन में आपस में ब्रदरहुड हो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट कहाँ है? जोर से बोलिए जरा। हमारे। सवाल यह है इन विषयों को पढ़ाया कैसे जाएगा, समझाया कैसे जाएगा? केवल सेमिनार के माध्यम से तो नहीं हो सकता। ये विषय तो तभी हो सकते हैं जब प्राइमरी के सिलेबस में इसको शामिल किया जाए। BHU बना 1916 में। इसके भारत में 2-3 घटनाएं कंपटीशन में हुई गुरुदेव। BHU बना तो BHU के कंपटीशन में AMU बना। नाम भी बिल्कुल वैसे, बनारस अलीगढ़, हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। तो एक हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दूसरा क्या हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबके लिए है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है भैया? जोर से बोलिए जरा। अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन है? संविधान में नहीं लिखा। अल्पसंख्यक कौन है? किसी कानून में नहीं लिखा। अल्पसंख्यक कौन है? कहीं कोई शोध नहीं। अल्पसंख्यक कौन है? कहीं कोई लिखा नहीं। फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, और BHU
न माइनॉरिटी है न मेजॉरिटी है, सबका साथ सबका विकास। तो बीएचयू के कंपटीशन में एएमयू बना। एक और कंपटीशन में काम हुआ जिसके बारे में देश में चर्चा कम होती है। 1925 में संघ बना आरएसएस, और अगले साल 1926 में एक संगठन बना जिसको कहते हैं क्या, जोर से बोलिए जरा, गूगल करिएगा, द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। तो 1926 में आरएसएस के ठीक एक साल के बाद एक संगठन बना जिसको कहते हैं तबलीगी जमात। अब बाद में और गूगल करना, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बैंड द तबलीगी जमात, तो पता चलेगा 9 देशों ने तबलीगी जमात को बैन किया हुआ है। और वो कौन से देश हैं? किर्गिस्तान, अजरबैजान, अरब। तो जो संगठन का मुख्यालय भारत में है, जिस संगठन के बारे में भारत के लोगों को ही नहीं पता, न जन एक्स को पता, न जन वाई को पता, न जन जी को पता, न जन जेड को पता, न जन ओल्ड को पता, न जन, जिस संगठन के बारे में किसी को नहीं पता, और उस संगठन, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमात है, उस पे 9 देशों ने बैन किया हुआ है। और उस देश का, उस संगठन का मुख्यालय सुप्रीम कोर्ट से 3 किलोमीटर और पार्लियामेंट से 4 किलोमीटर की दूरी पे निजामुद्दीन में। ये तो अगर कोविड नहीं लगा होता तो उसके बारे में और नहीं पता चलता। ये तो हुआ कोविड लग गया, उन्होंने थूका उका, थोड़ा आप लोगों को पता चल गया। उसके पहले किसी को पता था क्या? नहीं पता था। अब थोड़ा थोड़ा पता चल गया। अंबानी जी ने डाटा फ्री कर दिया, 300 रुपए के 1 GB डेटा होता तो और नहीं पता चलता। बहुत सारे काम का श्रेय अंबानी जी को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डेटा में कंपटीशन कर दिया। बोले डाटा अनलिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा, सब लोग अब सुनने लग गए, समझने लग गए। हमारे आपके संपर्क का सबसे बड़ा कारण वही है, डाटा फ्री। तो अब आप ये बताइए, भारत पाकिस्तान के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? जमात इस्लामी ने। बांग्लादेश में समय नरसंहार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? जमात इस्लामी की। अफगानिस्तान में हिंदुओं के नरसंहार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? जमात की। और दुनिया की सबसे बड़ी जमात कौन सी है? जोर से बोलिए। और तबलीगी जमात का मुख्यालय कहाँ है? दुनिया के 9 देशों ने बैन किया, भारत ने कभी बैन किया क्या? बैन करना तो छोड़ो, कभी चर्चा भी नहीं हुई। तो हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? जोर से बोलिए जरा। अल्पसंख्यक कौन है? कहीं कोई लिखा नहीं। फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, और बीएचयू न माइनॉरिटी है न मेजॉरिटी है, सबका साथ सबका विकास। तो बीएचयू के कंपटीशन में एएमयू बना। एक और कंपटीशन में काम हुआ जिसके बारे में देश में चर्चा कम होती है। 1925 में संघ बना आरएसएस, और अगले साल 1926 में एक संगठन बना जिसको कहते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा, गूगल करिएगा, द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। तो 1926 में आरएसएस के ठीक एक साल के बाद एक संगठन बना जिसको कहते हैं तबलीगी जमात। अब बाद में और गूगल करना, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बैंड द तबलीगी जमात, तो पता चलेगा 9 देशों ने तबलीगी जमात को बैन किया हुआ है। और वो कौन से देश हैं? किर्गिस्तान, अजरबैजान, अरब। तो जो संगठन का मुख्यालय भारत में है, जिस संगठन के बारे में भारत के लोगों को ही नहीं पता, न जन एक्स को पता, न जन वाई को पता, न जन जी को पता, न जन जेड को पता, न जन ओल्ड को पता, न जन, जिस संगठन के बारे में किसी को नहीं पता, और उस संगठन, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमात है, उस पे 9 देशों ने बैन किया हुआ है। और उस देश का, उस संगठन का मुख्यालय सुप्रीम कोर्ट से 3 किलोमीटर और पार्लियामेंट से 4 किलोमीटर की दूरी पे निजामुद्दीन में। ये तो अगर कोविड नहीं लगा होता तो उसके बारे में और नहीं पता चलता। ये तो हुआ कोविड लग गया, उन्होंने थूका उका, थोड़ा आप लोगों को पता चल गया। उसके पहले किसी को पता था क्या? नहीं पता था।
अब थोड़ा थोड़ा पता चल गया। अंबानी जी ने डाटा फ्री कर दिया, 300 रुपए के 1 GB डेटा होता तो और नहीं पता चलता। बहुत सारे काम का श्रेय अंबानी जी को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डेटा में कंपटीशन कर दिया। बोले डाटा अनलिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा, सब लोग अब सुनने लग गए, समझने लग गए। हमारे आपके संपर्क का सबसे बड़ा कारण वही है, डाटा फ्री। तो अब आप ये बताइए, भारत पाकिस्तान के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? जमात इस्लामी ने। बांग्लादेश में समय नरसंहार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? जमात इस्लामी की। अफगानिस्तान में हिंदुओं के नरसंहार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? जमात की। और दुनिया की सबसे बड़ी जमात कौन सी है? जोर से बोलिए। और तबलीगी जमात का मुख्यालय कहाँ है? दुनिया के 9 देशों ने बैन किया, भारत ने कभी बैन किया क्या? बैन करना तो छोड़ो, कभी चर्चा भी नहीं हुई। तो हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? जोर से बोलिए जरा। 1931 की जो जनगणना हुई थी, अंग्रेजों ने 1881 में शुरू किया, हर 10 साल में जनगणना होती थी। 1931 की जनगणना में सिंध में हिंदू 70% थे, लड़काना में 65% थे, सिंध के हैदराबाद में 65% थे, लगभग हर जगह 65-70। तो जब वो 65-70 रहे होंगे 1931 में, तो कभी सोचा होगा कि 15 साल के बाद क्या होने वाला है? सोचा था क्या? जोर से बोलिए। नहीं, सोचा नहीं था। लेकिन जो नहीं सोचा वो हुआ कि नहीं हुआ? आडवाणी जी ने सोचा था, राम जेठमलानी जी ने सोचा था, इंद्र कुमार गुजराल साहब ने सोचा था, मनमोहन सिंह जी ने सोचा था, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, सुनील दत्त, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, गुलजार, इन लोगों ने सोचा था कि उनके साथ अगले महीने क्या होने वाला है। जब 1947 में जनवरी में संक्रांति मना रहे थे, मार्च के महीने में होली मना रहे थे, जून के महीने में और त्योहार मना रहे थे, तो सोचा था क्या कि अगले महीने क्या होने वाला? सोचा था क्या? नहीं। लेकिन जो सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। हुआ। पंजाब के बड़े चक्रवर्ती नरेश थे, राजा रणजीत सिंह। कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारे पंजाब का 2 टुकड़ा होगा। पंजाब 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए? ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। चलो टुकड़ा हो गया। तो जब 2 टुकड़ा हुआ, तो एक टुकड़ा भारत का हिस्सा कहलाया, जिसको हम पंजाब कहते, और जो वेस्ट पंजाब था वो क्या कहलाया? पाकिस्तान। तो जब क्या कारण है कि जो पंजाब का टुकड़ा भारत बना, उस पंजाब में हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुस्लिम भी हैं, मलेर कोटला मुस्लिम भी हैं। लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना, वहां हिंदू भी खत्म, जैन भी खत्म, बौद्ध भी खत्म, सिख भी खत्म, ब्राह्मण भी खत्म, क्षत्रिय भी खत्म, वैश्य भी खत्म, दलित भी खत्म। क्यों? मजहब नहीं सिखाता, जोर से बोलिए, आपस में बैर रखना। राजा शशांक, चक्रवर्ती नरेश, बंगाल के राजा थे। कभी सोचा नहीं होगा बंगाल के 2 टुकड़े होंगे? हुए कि नहीं हुए? हुआ। और बंगाल का 2 टुकड़ा हुआ, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे हिस्से में आया, ईस्ट बंगाल उधर के हिस्से में गया। क्या कारण है कि वेस्ट बंगाल जो हमारे हिस्से में आया, वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब हैं। लेकिन जो ईस्ट पंजाब बांग्लादेश बन गया, वहां ब्राह्मण भी खत्म, क्षत्रिय भी खत्म, वैश्य भी खत्म, दलित भी खत्म, अगड़े भी खत्म, पिछड़े भी खत्म। 51 शक्तिपीठों में 5 शक्तिपीठ तो हमारा बांग्लादेश में है ना। और वहां पे शक्तिपीठों की हालत क्या है? वहां घंटा नहीं बज रहा है। और वहां तो छोड़िए, शिलांग में क्या बोलते हैं उसको, जयंती हिल पे जो जयंतेश्वरी टेम्पल है, वो भी 51 शक्तिपीठ पे है। हालत क्या है मेघालय शिलांग के जयंतेश्वरी शक्तिपीठ की? मेरा कार्यक्रम था जून में शिलांग में, तो मैं कहीं जाता हूं तो गूगल करके देखता हूं कि यहाँ कोई शक्तिपीठ है या कोई ज्योतिर्लिंग है, मैं ढूंढ के जाता हूं। तो मैंने कहा भाई आपके शिलांग के पास तो यहाँ दिखा रहा है कि 50 किलोमीटर दूर पे एक हमारा शक्तिपीठ हमें जाना है। तो 2-3 बार मैंने कहा तो मुझे आयोजकों ने ऐसे लटकाया, मतलब एवॉइड किया। तो एक बार मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया, हमने कहा ऐसा है मेरे को जाना है, कार्यक्रम करवाना है, बातचीत हमें अपनी रखवानी है, पहले हमें दर्शन कराओ। तो बोले जी चलो चलते हैं। गए, पहुंच गए, प्रांगण था, आगे ऐसे कुंडी लगी थी, गुरुदेव मुख्य प्रांगण के आगे, अपने आंखों देखी बात बता रहा हूं, हमारा एक शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी, 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ। पहुंचा तो सुनसान,
गाड़ी खड़ी हो गई तो हमने कहा मंदिर कहाँ है, बोले जी यही तो है। तो हमने कहा गेट कहाँ है, बोले यही वाला है। ड्राइवर उतरा, गेट खोला बाहर का, अंदर गए, कोई पंडा नहीं, कोई पुजारी नहीं, कोई माला फूल की दुकान नहीं। हमने कहा मंदिर कहाँ है, बोले ये वाला है। हमने कहा यहाँ तो अंदर भी बाहर से कुंडी लगी पड़ी है, बोले खोल के दर्शन कर लीजिए। तो हमने कहा पंडा पुजारी, बोले कहीं गए होंगे। अनिल देशमुख, मुझे नाम अच्छी तरीके याद है, मोबाइल नंबर मिला हुआ था। अनिल देशमुख को मैंने फ़ोन मिलाया, वो महाराष्ट्र के हैं, बहुत पहले से वही परिवार वहाँ पूजा करता रहा। मैंने कहा कि ये जयंतेश्वरी, क्योंकि हमें डाउट हो गया, हमारे अलावा कोई था ही नहीं वहाँ पे, हमारे शक्तिपीठ पे भारत के अंदर कोई हो ही ना हो, और हम 4 लोग वहाँ पहुँचे। तो मैंने कहा कि अनिल जी मैं जयंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने आया हूँ। बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही जगह आए। अरे हमने कहा मैं शक्तिपीठ में दर्शन करने आया हूँ। बोले हाँ बिल्कुल सही जगह है, यही है। तो हमने कहा दर्शन, बोले आप दर्शन कर लीजिए वहीं जाके। गया तो 2-3 मुझे लगता है 1 आध हफ्ते पुराने केले पड़े होंगे, वो चढ़ा हुआ था। हमने जो कुछ चढ़ाना था चढ़ाया, करके आ गए। ये कब हुआ? 2025 की बात बता रहा हूँ। कहाँ? हिंदुस्तान। ये हमारे शक्तिपीठ की स्थिति है। तो चलो बाहर तो छोड़ो, अंदर जो हो रहा है इसका समाधान हमने कभी सोचा क्या? नहीं। न्यूज़ चैनलों को अपनी टीआरपी की चिंता है, वो ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे उनकी टीआरपी बढ़ जाए। यूट्यूबर को अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना है, पैसे कमाना है, तो वो ऐसी बातें दिखाएंगे जिससे उनका चैनल चल जाए, सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा हो जाएं। बाकी सबको अपनी अपनी चिंता है। कुछ लोगों को पार्षद जल्दी बनना है, कुछ लोगों को प्रधान जल्दी बनना है। जो पार्षद प्रधान बन गए उनको सांसद विधायक बनना है, जो सांसद विधायक बन गए उनको मंत्री बनना है, जो मंत्री बन गए उनको दोबारा फिर से टिकट लेना है, किसी आयोग का अध्यक्ष बनना है, कुछ और भी बनना है, कुछ और भी बनना है। तो 15 साल के बाद क्या होगा, इस पे न कोई चर्चा है, न कोई चिंतन है, न कोई मंथन है। दुनिया की सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग भारत में हो रही है, सबसे ज्यादा। और कितनी हो रही है? 50,000 करोड़। कैसे हो रही है? 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, उसका नाम है FCRA। और जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक जो फंडिंग जिनको मिल रही है वो अपना काम नहीं बंद करेंगे। उनको फंडिंग मिल रही है धर्मांतरण के लिए, तो धर्मांतरण कराएंगे तो फंडिंग मिलेगी, नहीं कराएंगे तो बंद हो जाएगा। तो उनके लिए तो एक तरीके से वो आय का स्रोत है, उनका धंधा है, धर्मांतरण उनके लिए धंधा है, फायदेमंद धंधा। समस्याएं कई हैं, लेकिन अब मैं आता हूं समाधान पे, क्योंकि समस्याओं की बात करूंगा तो 4 बजने वाले हैं, मुझे 6 बजे की फ्लाइट पकड़ना है। मेरा मानना है कि भारत की 50% समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट ठीक कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया, देश की आधी विधानसभाओं से अप्रूव किया गया NJAC एक्ट को खत्म कर सकता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं कर सकता? क्या? जोर से बोलिए जरा। कर सकता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अंदर भी यही कहता हूं, बाहर भी यही कह रहा हूं, आज भगवान महादेव की पवित्र भूमि से भी आग्रह कर रहा हूं। इस भारत के संविधान को बचाना है तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। देश तभी सुरक्षित होगा जब कानून का खौफ होगा। देश तभी सुरक्षित होगा जब दानवों को फटाफट दंड मिलेगा। देश तब सुरक्षित होगा जब संविधान की शपथ लेने वाले मानव और दानव में अंतर करेंगे और मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं, इस बात को समझेंगे। देश तब सुरक्षित होगा जब इस बात को समझेंगे आम का पेड़ और बबुल का पेड़ एक समान नहीं होता। देश तब सुरक्षित होगा जब इस संविधान की शपथ लेने वाले इस बात को समझेंगे कि हिरन और भेड़िया एक समान नहीं होता। दुर्भाग्यवश संविधान की बहुत गलत व्याख्या की जा रही है। कैसी व्याख्या हो रही है? कह रहे हैं भाई आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब लोग एक समान हैं। तो अब व्याख्या कैसे हो रही है? आम भी पेड़ है और बबुल भी पेड़ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इसका मतलब जितना खाद पानी आम को मिल रहा है उतना ही खाद पानी बबुल को भी मिलना चाहिए। अब रिजल्ट क्या होगा? उतने खाद पानी के बाद आम तो मीठा फल देगा,
लेकिन उतने खाद पानी के बाद बबुल के कांटे जो पहले छोटे छोटे हैं वो मोटे मोटे हो जाएंगे कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और ये नेचर का नियम है कि आम और बबुल कभी एक साथ सर्वाइव ही नहीं करते, सर्वाइव कर ही नहीं सकते। मानव और दानव कभी एक साथ सर्वाइव कर ही नहीं पाए, देव दानव कभी एक साथ सर्वाइव कर ही नहीं पाए। इतिहास उठा के देख लीजिए, देवासुर संग्राम हुआ, मानव दानव संहार हुआ, मानव राक्षस का युद्ध हुआ, मानव दानव चलता रहा, हो ही नहीं सकता। देश तब सुरक्षित होगा जब भारत में आतंकवादियों, अलगाववादियों, माओवादियों, नक्सलियों, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, इनकी सिटीजनशिप खत्म होगी और इनको साल साल भर के अंदर फांसी दिया जाएगा। बड़े शर्म की बात है, रामपुर सीआरपीएफ कैंप में आतंकवादी घुसे, अंधाधुंध गोलियां चलाई, 8 लोग मारे गए और 2 दिन पहले जिला अदालत ने 5 में से 4 को फांसी दिया था, 1 को आजीवन कारावास दिया था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के 2 न्यायमूर्ति जिन्होंने कभी आतंकवाद का सामना नहीं किया है, शायद आतंकवादियों का साक्षात देखा भी नहीं होगा, कभी उनके घर में आतंकवादियों ने हमला भी नहीं किया होगा, उन्होंने वहीं कागज पढ़ के उनको बरी कर दिया। देश इसलिए खतरे में है कि मुंबई में बम ब्लास्ट, ट्रेन में बम ब्लास्ट करने वाले सबूत के अभाव में बरी हो गए। दुनिया की सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग भारत में हो रही है, सबसे ज्यादा। और कितनी हो रही है? 50,000 करोड़। कैसे हो रही है? 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, उसका नाम है FCRA। और जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक जो फंडिंग जिनको मिल रही है वो अपना काम नहीं बंद करेंगे। उनको फंडिंग मिल रही है धर्मांतरण के लिए तो धर्मांतरण कराएंगे तो फंडिंग मिलेगी, नहीं कराएंगे तो बंद हो जाएगा। तो उनके लिए तो एक तरीके से वो आय का स्रोत है, उनका धंधा है, धर्मांतरण उनके लिए धंधा है, फायदेमंद धंधा। समस्याएं कई हैं, लेकिन अब मैं आता हूं समाधान पे, क्योंकि समस्याओं की बात करूंगा तो 4 बजने वाले हैं, मुझे 6 बजे की फ्लाइट पकड़ना है। मेरा मानना है कि भारत की 50% समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट ठीक कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया, देश की आधी विधानसभाओं से अप्रूव किया गया, NJAC एक्ट को खत्म कर सकता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं कर सकता? क्या? जोर से बोलिए जरा। कर सकता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अंदर भी यही कहता हूं, बाहर भी यही कह रहा हूं, आज भगवान महादेव की पवित्र भूमि से भी आग्रह कर रहा हूं, इस भारत के संविधान को बचाना है तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। देश तभी सुरक्षित होगा जब कानून का खौफ होगा। देश तभी सुरक्षित होगा जब दानवों को फटाफट दंड मिलेगा। देश तब सुरक्षित होगा जब संविधान की शपथ लेने वाले मानव और दानव में अंतर करेंगे और मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं, इस बात को समझेंगे। देश तब सुरक्षित होगा जब इस बात को समझेंगे आम का पेड़ और बबुल का पेड़ एक समान नहीं होता। देश तब सुरक्षित होगा जब इस संविधान की शपथ लेने वाले इस बात को समझेंगे कि हिरन और भेड़िया एक समान नहीं होता। दुर्भाग्यवश संविधान की बहुत गलत व्याख्या की जा रही है। कैसी व्याख्या हो रही है? कह रहे हैं भाई आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब लोग एक समान हैं। तो अब व्याख्या कैसे हो रही है? आम भी पेड़ है और बबुल भी पेड़ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इसका मतलब जितना खाद पानी आम को मिल रहा है उतना ही खाद पानी बबुल को भी मिलना चाहिए। अब रिजल्ट क्या होगा? उतने खाद पानी के बाद आम तो मीठा फल देगा, लेकिन उतने खाद पानी के बाद बबुल के कांटे जो पहले छोटे छोटे हैं वो मोटे मोटे हो जाएंगे कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और ये नेचर का नियम है कि आम और बबुल कभी एक साथ सर्वाइव ही नहीं करते, सर्वाइव कर ही नहीं सकते। मानव और दानव कभी एक साथ सर्वाइव कर ही नहीं पाए, देव दानव कभी एक साथ सर्वाइव कर ही नहीं पाए। इतिहास उठा के देख लीजिए, देवासुर संग्राम हुआ, मानव दानव संहार हुआ, मानव राक्षस का युद्ध हुआ, मानव दानव चलता रहा, हो ही नहीं सकता। देश तब सुरक्षित होगा जब भारत में आतंकवादियों, अलगाववादियों, माओवादियों, नक्सलियों, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी,
इनकी सिटीजनशिप खत्म होगी और इनको साल साल भर के अंदर फांसी दिया जाएगा। बड़े शर्म की बात है, रामपुर सीआरपीएफ कैंप में आतंकवादी घुसे, अंधाधुंध गोलियां चलाई, 8 लोग मारे गए और 2 दिन पहले जिला अदालत ने 5 में से 4 को फांसी दिया था, 1 को आजीवन कारावास दिया था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के 2 न्यायमूर्ति जिन्होंने कभी आतंकवाद का सामना नहीं किया है, शायद आतंकवादियों का साक्षात देखा भी नहीं होगा, कभी उनके घर में आतंकवादियों ने हमला भी नहीं किया होगा, उन्होंने वहीं कागज पढ़ के उनको बरी कर दिया। देश इसलिए खतरे में है कि मुंबई में बम ब्लास्ट, ट्रेन में बम ब्लास्ट करने वाले सबूत के अभाव में बरी हो गए। जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था गुरुदेव, उसी समय स्पेन में भी बम ब्लास्ट हुआ था, मैड्रिड में बम ब्लास्ट हुआ था। हमारे देश के आतंकवादी जिन्होंने ट्रेन में बम ब्लास्ट किया, उनको सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। स्पेन में, मैड्रिड में जिन्होंने ट्रेन में बम ब्लास्ट किया, उनको 3500 साल सजा हुई, 3,500 हजार साल सजा हुई। कुछ लोग सोच रहे होंगे जीते तो लोग कम ही हैं, लेकिन विदेशों में ऐसे ही है। विदेशों में 1-1 लाख साल सजा मिलती है, 1.5 लाख साल सजा मिलती है। वो आदमी जिंदा रहे मर जाए अलग बात है, सजा ऐसी होती है। आप लोग गूगल करिएगा द लॉन्गेस्ट प्रिजन सेंटेंसेस, फिर आपको पता चलेगा। कई बार तो रेप के केसेस में 2,500 हजार साल सजा होती है। आतंकवाद, अलगाववाद में 15,000 साल से कम होती नहीं है। वो इसलिए की जाती है कि लोगों को पता रहे। अगर किसी व्यक्ति को सिंपल आजीवन कारावास हुआ, पता कैसे चलेगा कि उसने 15 लोगों को मारा कि 20 लोगों को मारा, 15 का बलात्कार किया है, 25 का बलात्कार किया। तो इसलिए सजा ज़्यादा होती, उससे पता चलता है कि हाँ उसने कितने लोगों को मारा, कितनों को बलात्कार किया, कितने लोगों को छेड़छाड़ किया। हमारे देश का कानून कितना सड़ा हुआ है कि यहां एक व्यक्ति ने चिटफंड घोटाला किया, लोगों से पैसा इकट्ठा किया, डबल करने के नाम पे लाखों लोगों का पैसा हड़प के चला गया। सेम यही काम थाईलैंड में एक व्यक्ति ने किया था। उसने मात्र 16,000 लोगों का पैसा लिया था, हड़प लिया, 1,41,000 साल सजा हुई है। और वो भी कोई 50 साल मुकदमा चला के नहीं, साल भर के अंदर हुई है। चीन के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पिछले 15 दिन पहले फांसी हुई है। चीन के लॉ मिनिस्टर को अभी 2 साल पहले फांसी हुई है। चीन में एक जीएम था, उसने ठेकेदार से कुछ पैसा ले लिया था, सीधे फांसी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत में जुडिशियल सिस्टम को ठीक कर दें, संविधान की दी हुई शक्तियों का उपयोग करके भारत में 1 साल के अंदर फैसला शुरू कर दें, और कर सकते हैं, तो भारत में घूसखोरी खत्म होगी, कमीशनखोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावटखोरी खत्म होगी, कालाबाजारी खत्म होगी, नशा तस्करी खत्म होगी, मानव तस्करी खत्म होगी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके जस्टिस विद इन ईयर कर दे, साल भर के अंदर सजा देना शुरू कर दे, अलगाववाद भी खत्म होगा, आतंकवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, धर्मांतरण भी खत्म होगा, घुसपैठिए भी भागेंगे। घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं? बांग्लादेशी भूटान क्यों नहीं जाते? बांग्लादेशी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन क्यों नहीं जाते? भारत क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है इनका कानून भी घटिया है और यहाँ के माननीय जजों को ह्यूमन राइट की बड़ी चिंता रहती है। हम अराजकता की तरफ जा रहे हैं, हम असुरक्षित हो रहे हैं, हम लगातार खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद ये हमें दिख नहीं रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो आराम से बैठे हुए हैं, जिनको दिख रहा है वो परेशान है। अब सवाल यह है कि ये होगा कैसे? और ये जो कोर्ट में मुकदमे सालों साल चल रहे हैं, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके लिए जिम्मेदार है। उस केस का नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। कौन से आर्टिकल का वायलेशन है? आर्टिकल 20 का वायलेशन है। आर्टिकल 20 कब बना था? 1950 में। 1950 में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम की कोई चिड़िया ही नहीं थी। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज अच्छी तरीके जानते हैं कि दुनिया के कितने देशों में कौन कौन सा बढ़िया कानून चल रहा है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को 6 महीने के अंदर फांसी होती है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि अमेरिका में घुसपैठियों के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है। गर्मी में हीटर लगा दिया जाता है उनके कमरे में, और ठंडी में एसी चला दिया जाता है, फ्रीजर खोल दिया जाता है, ऐसी सजा मिलती है।
और वो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जाते भी रहते हैं विदेश, अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, जापान जाते हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया वहाँ जाके वो बात क्या करते हैं। जैसे मैं तो बनारस आया हूँ, हमसे जो मिलता है यही पूछता हूँ, हमारे बनारस में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यही पूछता रहता हूँ। तो जैसे हमारे माननीय जज भी जा रहे हैं, ऑफिशियल ड्यूटी पे जा रहे हैं, जब यहाँ से अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो जो उनका एयर टिकट है, सारी व्यवस्था सरकार हमारे आम जनता के टैक्स के पैसे से होती है। तो जब ऑन ड्यूटी जा रहे हैं, जनता के पैसे से जा रहे हैं, रुकने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, सारा वीआईपी प्रोटोकॉल आम जनता के पैसे से हो रहा है, तो पता करना चाहिए कि नहीं, पता चाहिए कि दुनिया के कौन कौन से देशों में बढ़िया बढ़िया कानून है, पता करना चाहिए। जोर से बताइए भैया, करना चाहिए। किया क्या? नहीं। तो मैं आज भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीयों को इतना साहस दें, इतना उनको विवेक दें कि अब वो भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दें। और बहुत आसान है, जिस दिन भारत में झूठा डॉक्यूमेंट बनाना बहुत सीरियस क्राइम हो जाएगा, झूठा एफआईआर करना अपराध हो जाएगा, झूठी गवाही अपराध हो जाएगा, झूठी जांच गंभीर अपराध हो जाएगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा, तारीख पे तारीख वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, लंबी लंबी डेट जो 6-6 महीने की डेट, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, सप्ताह सप्ताह में तारीख डेट पड़ने लग जाएगी, भारत में सतयुग आ जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जैसे सिंगापुर में सतयुग है, जापान में सतयुग है, न्यूजीलैंड में सतयुग चल रहा है, दुनिया के कई देशों में सतयुग चल रहा है, वैसे भारत में सतयुग आ सकता है, भारत में रामराज्य आ सकता है, भारत विश्वगुरु बन सकता है, भारत परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। वो सब कुछ हो सकता है, बस केवल अपने अंतःमन को बदलने की आवश्यकता है, संविधान की ठीक से व्याख्या करने की ज़रूरत है। 2-3 बातें मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से आग्रह करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो वहाँ तक पहुँच जाता है। जब मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो गया, जब मजहब के आधार पे देश का विभाजन हुआ, तो मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। ये बनारस की आवाज इतनी धीरे। जब मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो गया, तो मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज होना चाहिए क्या? एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक बात और, 15वीं शताब्दी में यहां सब लोग हिंदू थे, अल्टीमेटली कन्वर्जन तो बाबर ने शुरू कराया, और बाबर आया और बाबर गया। बाबर है क्या इधर? मुगल कोई बचा क्या? उसके कोई खानदान में नहीं, सब अपने ही है। कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई, सब अपने लोग हैं। डर गए थे हमारे पूर्वज, अलग बात है। तो जब मुगल चले गए तो मदरसा चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल चलना चाहिए क्या? अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल चलना चाहिए क्या? अरे दुनिया का सर्वोत्तम एजुकेशन सिस्टम हमारा था, दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी तक्षशिला और रावलपिंडी थी। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, यहां बाजीराव पेशवा जैसा महानायक पैदा होता था। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, तब तक यहां राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होते थे। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, तब तक यहां चंदगी राम पैदा होते थे। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, यहां राव तुलाराम पैदा होते थे। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, तब तक यहां आचार्य पाणिनि, महर्षि भारद्वाज पैदा होते थे। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था, तब तक यहां दुनिया के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि सारंगधर, महर्षि भाव प्रकाश, महर्षि सारंगधर पैदा, महर्षि वाग्भट पैदा होते थे। विदेशी चिकित्सा ने हमें दिया क्या? केवल इतना दिया है, सास बहू एक साथ नहीं रह पा रही हैं, भाई भाई एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, व्याभिचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, हमारी शिक्षा बर्बादी की तरफ चली गई है। तो इसलिए आज बीएचयू की इस पवित्र भूमि से सभी संतजन के सामने, गुरुओं के सामने आप लोगों से आग्रह करता हूं, सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए, उपयोग करिए, लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, जहाँ जहाँ अवसर मिले वहाँ सत्य को लिखना शुरू करिए। सत्य को जानना जितना आवश्यक है, सत्य को उतना आवश्यक है लिखा भी जाए और बोला भी जाए।
इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।